बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा जो टॉपिक है, जो आज का लेक्चर है, ये पहले लेक्चर से अटैच है। हाउ टू राइट अ प्रपोजल। प्रपोजल का वर्ड बड़ा कॉमन है, लेकिन ये वो वाला प्रपोजल नहीं है जो सुनकर आपके माइंड में आता है, जैसे शादी का प्रपोजल है। ये है रिसर्च प्रपोजल। रिसर्च प्रपोजल का मतलब ये है कि आने वाले वक्त में आपने क्या क्या करना है, वो एक स्केच, वो कुछ एलिमेंट्स जो नीचे दिए हुए हैं, वो एक फाइल बनाकर, आप एक प्लान बनाकर आप तैयार करते हैं और बाद में फिर प्रॉपर वे से उसको आगे लेकर चलते हैं। ये उसी एग्जांपल से ले लें कि एक बंदा जो वो शादी के प्रपोजल देता है, लेकिन वो उसी टाइम शादी थोड़ी कर लेता है। वो मतलब फ्यूचर के लिए होता है कि अगर प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाए तो आने वाले वक्त में वो शादी हो जाती है, और अगर रिजेक्ट हो जाए तो नहीं। तो बहुत से मामलात होते हैं बीच में। ऐसे ही रिसर्च प्रपोजल है कि अगर तो आप एक प्रपोजल तैयार करके अपने सुपरवाइज़र को, या अगर टीचर ने कहा है तो उसको, तो किसी भी कंसर्न पर्सन को आप रिसर्च प्रपोजल सबमिट करवाते हैं। और जो नीचे टॉपिक्स मैं बताऊंगा वो वाले उन पर वर्क करके जब सबमिट करवाते हैं, अगर तो वो एक्सेप्ट हो जाए तो मज़ीद फिर उस पर काम होता है, और अगर वो रिजेक्ट हो जाए तो जो दरमियान में जिसकी वजह से रिजेक्ट हुआ है उन चीज़ों को ख़त्म किया जाता है, या ओवरऑल रिजेक्शन है तो वो बात वहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि एक मेन रिसर्च से पहले, या जब आप थीसिस लिखेंगे तो उससे पहले एक रिसर्च प्रपोजल आपने तैयार करके सबमिट करवाना है। अब वो लिखना कैसे है? तो सबसे पहले तो आपने टाइटल लिखना होता है। टाइटल ऐसा है जिसके ऊपर आप रिसर्च करेंगे, यानी जो आपका रिसर्च टाइटल है, रिसर्च टॉपिक है। अब ये वो वाला टॉपिक, वो वाला टाइटल नहीं होता जो एक बुक में आपको नजर आता है। बहुत से स्टूडेंट्स को मैंने नोट किया है कि वो टाइटल ऐसे ही लिख देते हैं जैसे किसी बुक में लिखा होता है। तो ऐसी बात नहीं है। बुक में लिखे हुए टाइटल और रिसर्च का टाइटल बहुत वेरी करता है, इनमें बहुत डिफरेंस है। अब जैसे मैं एक बुक का नाम लूँ, क्वींस इंग्लिश ग्रामर इन यूज। अब ये बुक का टाइटल है, लेकिन ये रिसर्च का टाइटल नहीं है। रिसर्च का टाइटल जब आप बनाते हैं तो उसमें हमने वेरिएबल को भी माइंड में रखना होता है। अब टाइटल बनाना भी एक फन है, एक आर्ट है कि आपने हाउ टू सिलेक्ट, हाउ टू राइट अ टाइटल। ये भी एक फन है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए, वरना मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं उनका टाइटल ही ठीक नहीं होता। तो टाइटल में आप 2 या मोर देन 2 वेरिएबल्स को लिखें, लेकिन टाइटल को सिलेक्ट कैसे करना है, बनाना कैसे है, उससे पहले आपने रिसर्च पढ़नी होती है। पास्ट रिसर्चेस, आर्टिकल्स, वो पढ़ने होते हैं। सबसे पहले तो आप माइंड बनाएं कि भाई मैंने रिसर्च किस फील्ड में करनी है। जैसे आप कंप्यूटर में बीएस कर रहे हैं, तो कंप्यूटर के अंदर आपने बहुत सी फील्ड को अभी तक स्टडी कर लिया होगा। तो उसके अंदर आप देखेंगे कि किस सब्जेक्ट के ऊपर मैं रिसर्च करूं। तो पहले तो आपने एक फील्ड को सिलेक्ट करना है। जब फील्ड को सिलेक्ट कर लिया है तो उस फील्ड के अंदर आपको बेशुमार टॉपिक मिलेंगे। फिर आप देखेंगे कि मैं इन तमाम टॉपिक्स में से किन के ऊपर रिसर्च करूं। फिर आप वो रिसर्च स्टार्ट करते हैं उस टॉपिक के ऊपर। तो फिर आप देखते हैं कि क्या इस टॉपिक के ऊपर पहले भी किसी ने रिसर्च की है। जब आप इसका सवाल तलाश करते हैं तो फिर आप लिटरेचर रिव्यू की तरफ चलते हैं।
जो यहाँ पर नंबर 4 पर लिखा हुआ है। लिटरेचर ऑफ रिव्यू ऑफ लिटरेचर का मतलब ये है कि आप से पहले इस टॉपिक पर जिसने रिसर्च की है उनका क्या रिजल्ट रहा, उन्होंने कैसे रिसर्च की, आया कि उन्होंने की है या नहीं की, या किस तरीके से की। ये सारे सवालों के जवाब आपको तब मिलेंगे जब आप पास्ट रिसर्चेज को पढ़ेंगे। अगर तो आपके माइंड में जो टाइटल आया था उसके ऊपर ऑलरेडी रिसर्चेज हैं तो आप वहीं पे समझ जाएंगे कि फिर मुझे क्या करना चाहिए। फिर आपके पास ऑप्शन है, या तो आप उस टाइटल को छोड़ दें, आप कहें कि नहीं इस पे ऑलरेडी रिसर्चेज है, पाकिस्तान में भी है दूसरे कंट्रीज में भी, फिर आपने उसको खुद ही छोड़ दिया और नए टाइटल की तरफ चले। लेकिन दूसरा ऑप्शन क्या है, आपने जब पास्ट रिसर्चेज को पढ़ा और देखा कि इस टाइटल पर फॉरेन कंट्री में तो रिसर्च हुई है, पाकिस्तान में नहीं हुई, तो आप उसको सिलेक्ट कर लें। जब उसको आप सिलेक्ट कर लेते हैं फिर आपको पता चलता है पढ़ते हुए कि पाकिस्तान में भी 2 बार इस रिसर्च टॉपिक पे रिसर्च हो चुकी है। तो फिर भी आपने परेशान नहीं होना कि अब क्या करूं, फिर आपने गैप तलाश करना है, गैप सर्च करना है, रिसर्च गैप। तो 1 बाय 1 करते हैं। पहले तो आप टाइटल, ये रिसर्च गैप भी आगे लिखा हुआ है, इसके ऊपर आएंगे तो मैं बताऊंगा ये कैसे तलाश करते हैं। तो टाइटल आपने जब बनाना है तो आपने आम बुक के जो टॉपिक हैं उस तरह से उसके टाइटल को यहाँ पे फिट नहीं करना होता, साथ वेरिएबल होता है। मैंने लास्ट सेमेस्टर में वेरिएबल के ऊपर भी काफ़ी कुछ समझाया था। तो वेरिएबल आपके चेंज होते रहते हैं, वेरी करते रहते हैं, तो वो आपके टाइटल के अंदर होने चाहिए। जैसे एक रिसर्च टाइटल मैं आपको बताता हूँ। एक है जी टीचर्स एटीट्यूड। अब टीचर्स एटीट्यूड ये एक बुक के अंदर एक टाइटल, एक बुक का टाइटल हो सकता है, एक बुक के अंदर टॉपिक हो सकता है। लेकिन सिर्फ टीचर्स एटीट्यूड ही को लिख लेना ये रिसर्च टॉपिक नहीं हो सकता, ये रिसर्च टाइटल नहीं हो सकता। अब इसको हम टीचर्स एटीट्यूड को रिसर्च टाइटल बनाते हैं। कैसे? आपने कहा कि इफेक्ट ऑफ रिसर्च टीचर्स एटीट्यूड, इफेक्ट ऑफ टीचर्स एटीट्यूड एंड लैंग्वेज ऑन स्टूडेंट्स लर्निंग एट BS लेवल। आगे आप लिख सकते हैं ये सियालकोट, या आप लिख सकते हैं एट सियालकोट इन पाकिस्तान, यानी थोड़ा सा डिटेल के साथ ब्रीफ करके आपने ऐसा क्यों किया। अगर आप सिर्फ इतना लिखते जैसे बुक में लिखा है जी टीचर्स एटीट्यूड, तो आपने कहा कि अगर ये बुक का टाइटल है, अगर ये बुक के अंदर हेडिंग है टीचर्स एटीट्यूड, तो यही हम रिसर्च टॉपिक क्यों नहीं ले सकते, हम रिसर्च टाइटल क्यों नहीं ले सकते। तो इसकी मैं रीज़न आपको बताता हूँ। आपने कहा जी टीचर्स एटीट्यूड। अब टीचर का जो एटीट्यूड है वो बहुत सी जगह पर है। कैसे? टीचर का एटीट्यूड फैमिली के साथ, टीचर का एटीट्यूड उसके फ्रेंड्स के साथ, टीचर्स का एटीट्यूड मोहल्ले के साथ, टीचर्स का एटीट्यूड वहाँ के एरिया के साथ, टीचर्स का एटीट्यूड जहाँ वो टीच करता है उस अदारे में उनकी मैनेजमेंट के साथ, टीचर्स का एटीट्यूड अपने कोलीग्स के साथ, टीचर्स का एटीट्यूड अपने स्टूडेंट्स के साथ, और स्टूडेंट्स भी अब बहुत से होंगे। टीचर्स का एटीट्यूड ग्रेजुएट स्टूडेंट के साथ, इंटरमीडिएट स्टूडेंट के साथ, सेकेंडरी स्कूल के स्टूडेंट के साथ, एलिमेंट्री लेवल के स्टूडेंट के साथ, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के साथ। मतलब देखें सिर्फ टीचर्स का एटीट्यूड कहाँ कहाँ पे पहुंचा हुआ है। तो आप इतनी सारी स्टडी नहीं कर सकते। आपने कोई बुक थोड़ी लिखनी है, आपने तो एक थोड़े वक्त में एक रिसर्च आर्टिकल, एक रिसर्च थीसिस लिखना है या प्रपोजल लिखना है जो आपके शॉर्ट टाइम में होगा। बुक तो लिखने वाला हो सकता है कि 2 साल में लिखे, 3 साल में लिखे, 4 साल में, ये तो उसके अपने ऊपर डिपेंड करता है।
लेकिन स्टूडेंट का जो रिसर्च प्रपोजल है, रिसर्च थीसिस है, ये हमारा टाइम फिक्स किया होता है कि आपने इतने महीनों के अंदर अंदर या इतने वीक्स के अंदर लिखना है, कंप्लीट करना है। तो जो मैंने पीछे एग्जांपल दिया कि सिर्फ टीचर्स का एटीट्यूड बेशुमार जगह पर होता है। अब आप अगर समझें कि नहीं जी मैं तो सारों पर करूँगी, तो आप तमाम पर नहीं कर सकते। कैसे नहीं कर सकते? आपने कहा मैं टीचर्स का एटीट्यूड चेक करूँगी, जहाँ जहाँ भी है सब पे चेक करूँगी। अब आपने सिर्फ एक टीचर का एटीट्यूड चेक नहीं करना, आपने अपनी रिसर्च को प्रूव करने के लिए बहुत से टीचर्स को लेना है। आपने टीचर्स के, हो सकता है कि आपने 50 मतलब नॉर्मल सी लो लेवल पर 50 टीचर्स लिए, आपने 70, 80, 100, 150 इस तरह से टीचर्स को लिया। अब आप क्या उन तमाम टीचर्स की फैमिली के पास जाएंगे कि भाई हमें बताओ ज़रा ये टीचर्स का आपके साथ एटीट्यूड क्या है? आप ऐसा नहीं कर सकते, आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, टाइम टेकिंग भी होगा, और आपको पता है फिर साथ पैसे भी खर्च होंगे कि जहाँ जहाँ टीचर्स हैं उनकी फैमिली के पास जाना, उनसे मिलना, और फिर फैमिली के मेंबर्स हो सकता है कि सेम टाइम में आपको ना मिले, एट अ टाइम कोई मेंबर कहीं पे हो कोई कहीं पे हो, आप फिर कंफ्यूज हो जाए कि आज का दिन ऐसे ही वेस्ट हुआ, फैमिली के पास आई हूँ तो बंदे ही 2 मिले हैं, बाकी तो सारे बाहर गए हुए हैं, तो आप फंस गए। फिर आप कहेंगे ये तो एक टीचर पर इतना टाइम लग रहा है, तो मैंने तो 70 या 50 टीचर्स पे कैसे रिसर्च करनी है? फिर आप कहते हैं जी मैंने टीचर्स के एटीट्यूड को उसके फ्रेंड्स के साथ भी चेक करना है कि फ्रेंड्स के साथ उसका क्या एटीट्यूड है। अब आप उनके फ्रेंड्स तलाश करेंगे, आप उनके फ्रेंड्स को कहाँ कहाँ से तलाश करेंगे? हो सकता है उनके फ्रेंड्स डिफरेंट जगह पर हों। तो ये ऐसे रिसर्च बहुत मुश्किल होती है। और फिर टीचर भी तो देखे ना कितनी टाइप्स के हैं, प्राइवेट टीचर हैं, गवर्नमेंट के टीचर्स हैं, फिर मज़ीद इनकी डिवीज़न है, स्कूल के टीचर हैं, स्कूल भी प्राइवेट हैं गवर्नमेंट के हैं, फिर स्कूल भी डिफरेंट टाइप के हैं, स्कूल के लेवल डिफरेंट है, कोई टीचर प्राइमरी का है, कोई एलिमेंट्री का है, कोई मैट्रिक का है, कोई किसी तरह टाइप का है, कोई किसी, तो इतनी सारी जगह पर आप रिसर्च नहीं कर सकते, आप बेवकूफ़ बन जाएंगे, और आपने 2-3 दिन में हिम्मत हार जाने कि मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ। तो आसान तरीका है, सबसे पहले तो टाइटल बनाना सीखें। टाइटल को कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा नैरो डाउन करें, स्पेसिफिक करें उसको, ताकि रिसर्च करना आसान हो जाए। जैसे मैंने आपको कहा कि अफेक्ट ऑफ टीचर्स एटीट्यूड एंड लैंग्वेज, यानी टीचर्स का एटीट्यूड और उसकी लैंग्वेज का अफेक्ट किस पर। अब आप स्पेसिफाई करेंगे, आप कहेंगे effect of teachers attitude and language on students। अब स्टूडेंट बहुत टाइप के हैं, तो आप स्पेसिफाई करेंगे ऑन स्टूडेंट एट बीएस लेवल, या ऑन स्टूडेंट एट मैट्रिक लेवल, एट सेकेंडरी लेवल, एट एलिमेंट्री, प्राइमरी, ग्रेजुएट, यानी कोई भी एक लेवल आप स्पेसिफाई करेंगे ताकि बाकी तमाम स्टूडेंट्स निकल जाएं, सिर्फ एक लेवल आपके पास आ जाए। अब उस स्पेसिफाई करने के बाद फिर आप कहेंगे, अगर मैं यहाँ पर कह दूँ कि स्टूडेंट्स एट बीएस लेवल, दूसरा क्वेश्चन माइंड में आता है कि बीएस तो बहुत बड़ी तादाद में स्टूडेंट कर रहे हैं और पूरे पाकिस्तान में किया जा रहा है, पूरी दुनिया में बीएस हो रहा है, तो फिर मैं इसको कैसे सिलेक्ट करूँ? तो आप फिर क्या करेंगे, आप करेंगे बीएस एट बीएस लेवल इन सियालकोट। अब आपने बता दिया कि सियालकोट वाले जो बीएस कर रहे हैं, मैंने सिर्फ उनकी रिसर्च करनी है, मैंने पूरी दुनिया के बीएस या पूरे पाकिस्तान के बीएस नहीं उठा के ले लेने। तो ये आपने मज़ीद नैरो डाउन कर दिया, और इसके अंदर भी मज़ीद आप नैरो डाउन कर सकते हैं। कैसे? आप बीएस के जो स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर भी स्पेसिफिकेशन कर सकते हैं। आप कह सकते हैं साइकोलॉजी की बीएस, सोशियोलॉजी की बीएस, इंग्लिश के बीएस, यानी इसको भी आप स्पेसिफाई कर सकते हैं।
लेकिन मोस्टली रिसर्चर ऐसा नहीं करते, वो सिर्फ इतना कह देते हैं जी ग्रेजुएट स्टूडेंट इन सियालकोट, इन लाहौर, और अगर आप साथ पाकिस्तान लिखना चाह रहे हैं तो फिर इसके साथ आप एट लगा दें, एट सियालकोट इन पाकिस्तान, एट लाहौर इन पाकिस्तान, ऐसे कर लें। अब रिसर्चर क्या करता है, वो स्टूडेंट बीएस के लेकर आगे ये नहीं बताता कि मैंने बीएस साइकोलॉजी वाले लेने हैं, इंग्लिश वाले, कंप्यूटर वाले, कौन से लेने हैं। वो कहते हैं कि ये हम अंदर बातें करेंगे कि हमारे पास कोई 20 स्टूडेंट वो आए हैं जो बीएस कंप्यूटर कर रहे थे, मेरी रिसर्च में कोई 10 स्टूडेंट्स बीएस के वो आए हैं जो इंग्लिश में बीएस कर रहे थे। यानी वो फिर अंदर जाके ये बातें करेगा और अपनी रिसर्च का डाटा इकट्ठा करेगा। अब इस तरह से ये है रिसर्च। तो मैं आपसे टाइटल के बारे में क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ, जहाँ तक समझ नहीं आए तो मुझे बता दे, मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर देता हूँ। जी, नेक्स्ट हेडिंग है हमारी अब्स्ट्रैक्ट। अब यहाँ पर अब्स्ट्रैक्ट जो है ना आपको दूसरे नंबर पे नजर आ रहा है, लेकिन रिसर्च का जो अब्स्ट्रैक्ट है सबसे एंड पर लिखा जाता है। मतलब जब आप प्रपोजल की तरतीब लगाएंगे ना, फाइनल अरेंज करेंगे, तो वहां पे इसका दूसरा नंबर होगा। लेकिन जब आप प्रपोजल लिख रहे होंगे तो सबसे आखिर में अब्स्ट्रैक्ट लिखेंगे। क्यों लिखेंगे सबसे आखिर में? क्योंकि जो अब्स्ट्रैक्ट है ये पूरे रिसर्च के जान है, क्रक्स है ये उसके, ये सोल ऑफ रिसर्च कह लें आपके जो रिसर्च आर्टिकल है। हम अब्स्ट्रैक्ट एक ब्रीफ सी पूरे रिसर्च आर्टिकल, पूरे प्रपोजल की एक समरी ब्रीफ सी लिखते हैं जिसमें बड़ी मेन चीज़ें लिखी होती हैं कि भाई अगर आपके पास मेरे इतने पेजेस स्टडी करने का टाइम नहीं है तो आप मेरा ये अब्स्ट्रैक्ट पढ़ ले, आपको आइडिया हो जाएगा कि अंदर क्या है। तो जब आप अब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं तो इसमें आप बताएंगे कि आपकी एम ऑफ स्टडी क्या थी, क्या गोल था आपकी स्टडी का, किस टाइटल को किससे अरेंज करके आपने स्टडी किया, किसके साथ अटैच किया, आपने कितने पार्टिसिपेंट लिए हैं, आपने आपने जो स्केल यूज किया है, जो क्वेश्चन ईयर यूज किया है, वो आपने कौन सा किया, उसकी रिलायबिलिटी वैलिडिटी क्या थी, और आपने जो पार्टिसिपेंट ले लिए डाटा इकट्ठा किया उसका एनालिसिस किससे किया, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज किया, आपने SPSS किया है, एनवीवो किया है, एनकॉक किया है, प्राट किया है, डिफरेंट मतलब रिसर्च के मुताबिक सॉफ्टवेयर यूज होते हैं। जिस टाइप की रिसर्च है उसके मुताबिक हम डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज करते हैं एनालिसिस करने के लिए। जैसे क्वांटिटेटिव जो रिसर्च है उसमें मोस्टली रिसर्चर SPSS यूज कर रहे होते हैं, तो ये काफ़ी सोफिस्टिकेटेड होता है रिसर्च के फील्ड में। फिर आप अपनी रिसर्च का आप बताते हैं कि आने वाले वक्त में, अभी प्रपोजल तैयार हो रहा है ना, तो प्रपोजल दरअसल ये फ्यूचर टेंस में हम ये लिख रहे होते हैं कि मैं आगे ये करूँगी, ये करूँगी, मैं इतने पार्टिसिपेंट लूँगी। आप कहते हैं जी अगर स्टूडेंट लिए हैं तो आप कहेंगे कि मैंने 70 स्टूडेंट का डाटा लेना है, उस पर फिर मैं उनसे ये फिल करवाऊंगी, फिर उसका मैं डाटा एनालिसिस करूंगी, फिर मैं SPSS या एनवीवो एनकॉक या व्हाटसोएवर इसमें मैं एनालिसिस करूंगी। तो ये चीज़ें बता रही होती हैं। एंड पे फिर आप एक गैस करके बताते हैं कि मेरी रिसर्च का आने वाले वक्त में ये रिजल्ट हो सकता है। तो ये है आपके मेन बातें अब्स्ट्रैक्ट के अंदर जो आप लिखते हैं। उसके बाद है नीड ऑफ द प्रोजेक्ट। ये कब पता चलता है? ये नीड ऑफ द प्रोजेक्ट ये जो रिजल्ट है यहाँ पर आके पता चल सकता है एंड पर। तो अरेंज, ये थोड़ी सी अरेंज आगे पीछे हो गई। नीड ऑफ द प्रोजेक्ट, आप वहाँ पे क्या नीड थी, क्या जो आपने रिसर्च स्टार्ट किया है, इसकी जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया इसकी नीड थी भी या नहीं थी? कैसे पता चला? जब आपने पास्ट रिसर्चेस पढ़ी, मतलब ये वाली जो 4 नंबर वाली हेडिंग है, आपने जब लिटरेचर रिव्यू किया
आपने उस टॉपिक पे लिखा, देखा, बहुत सी रिसर्चेज को नोट किया, डाउनलोड किया, और जब आप मोस्टली पास्ट रिसर्चेज को स्टडी करते हैं तो पता है कहाँ से करते हैं। ये ऐसे नहीं है कि डायरेक्ट गूगल पे जाके लिख दिया। आपको पहले भी मैंने लास्ट सेमेस्टर में बताया था कि आप लोग गूगल स्कॉलर पे जाएं, वहाँ पर जाकर आप अपना जो टॉपिक है उसको लिखें और चेक करें कि इस पे ऑलरेडी रिसर्चेज हैं। तो डायरेक्ट गूगल पे नहीं लिखना, गूगल स्कॉलर की वेबसाइट पे जाके लिखना है, वहाँ पे आपको आर्टिकल रिसर्चेज मिलेंगी और फिर आपको पता चलेगा लोगों ने किस किस तरह से रिसर्च किया और कौन कौन से टॉपिक पे किया। तो वहाँ से आपने पास्ट रिसर्चेज को डाउनलोड करते जाना है। अब वहाँ पर आपको डिफरेंट हो सकता है कि एग्जैक्ट जो आपका टाइटल है उस पर कोई रिसर्च ना हो। कैसे? हमने जो पीछे टाइटल डिस्कस किया टीचर्स एटीट्यूड, आपने किया टीचर्स एटीट्यूड स्टूडेंट पर, कि टीचर का एटीट्यूड मैं स्टूडेंट के साथ चेक करना चाह रही हूँ, इस पे क्या इफेक्ट होता है। हो सकता है कि किसी ने टीचर्स एटीट्यूड का इफेक्ट फैमिली पे किया हो, किसी ने मैनेजमेंट पे किया हो, किसी ने कोलीग्स पर किया हो। यानी ये डिफरेंट है। ये आपको तब पता चलेगा जब आप पास्ट रिसर्चेज पढ़ते हैं, रिव्यू करते हैं, लिटरेचर का पास्ट रिव्यू करते हैं। जब आप पास्ट रिव्यू करते हैं, पास्ट लिटरेचर को स्टडी करते हैं, पास्ट रिसर्चेज का रिव्यू करते हैं, तो उसमें क्या क्या चीज़ें नोट करनी है। उसकी मेथडोलॉजी, कि उसने कौन सा मेथड यूज़ किया, कौन सा मॉडल था, रिसर्च मॉडल, क्वेश्चनियर वगैरह कौन से थे, सॉफ्टवेयर कैसा था, कौन से वाला यूज़ किया, फिर उसके रिजल्ट क्या रहे पास्ट स्टडी के। जब ये सारी बातें आप सामने रखते हैं तो फिर आपको ना रिसर्च गैप नज़र आता है। फिर आप कहते हैं कि अच्छा इन इन चीज़ों पे रिसर्च हो चुकी है लेकिन बीच में ये चीज़ मिस हो गई है, ये रिसर्च गैप। तो उस रिसर्च गैप को फुलफिल करने के लिए, उस रिसर्च गैप को फिल करने के लिए आप फिर अपना टाइटल लिखते हैं। जैसे आपने ये सारी चीज़ें पढ़ी तो आपको पता चला कि भाई रिसर्चर ने टीचर्स जो एटीट्यूड है टीचर्स का एटीट्यूड कोलीग के साथ वो नहीं किया हुआ, तो वो एक गैप है बीच में, आप उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। आप टाइटल बना देते हैं फैक्ट ऑफ टीचर्स एटीट्यूड ऑन देयर कोलीग्स, या देयर ना भी लिखे ऑन कोलीग्स एट प्राइवेट सेक्टर या एट गवर्नमेंट सेक्टर या एट एलिमेंट्री लेवल, या इस तरह से प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल, एट कॉलेज लेवल। यानी डिफरेंट वे है आपके पास। तो रिसर्च गैप को फुलफिल करने के लिए आपने अपनी रिसर्च स्टार्ट करनी होती है। आगे है रिसर्च क्वेश्चन। रिसर्च क्वेश्चन आप कैसे बनाते हैं? आपने टाइटल बना लिया जी, इफेक्ट ऑफ टीचर्स एटीट्यूड एंड लैंग्वेज ऑन बीएस स्टूडेंट्स एट सियालकोट इन पाकिस्तान। जब ये बना लिया है तो अब इसका रिसर्च क्वेश्चन क्या बनेगा। आप क्या क्या चीज़ें चेक करना चाह रही हैं उसके क्वेश्चन बना लें। कैसे? आप चेक करना चाह रही हैं कि आर देयर एनी अफेक्ट्स या आर देयर एनी अफेक्ट्स ऑफ टीचर्स एटीट्यूड ऑन फीमेल स्टूडेंट्स। अब आपने फीमेल स्टूडेंट का लिख दिया। अगले रिसर्च क्वेश्चन में आपने मेल स्टूडेंट के साथ लिख दिया। अब ये आपके दो रिसर्च क्वेश्चन हो गए कि एनी डिफरेंसेस आर देयर एनी डिफरेंसेस बिटवीन मेल एंड फीमेल स्टूडेंट्स बाय टीचर्स एटीट्यूड। अब आपने दोनों के दरमियान डिफरेंस का एक रिसर्च क्वेश्चन बना लिया। तो जो जो रिसर्च क्वेश्चन आप बनाएंगे उसके मुताबिक फिर आप स्टडी भी करेंगे, उनकी फिर उन जो रिसर्च क्वेश्चन उनका आंसर भी तलाश करेंगे और वो प्रूव करेंगे। अच्छा, वो आंसर रॉन्ग हो राइट हो इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर आपने सोचा कि मेल और फीमेल स्टूडेंट्स के ऊपर जो फैक्ट है उसमें डिफरेंस है, रिसर्च रिसर्च ने साबित किया कि नहीं डिफरेंस है, तो कोई बात नहीं, नहीं है तो नहीं है। मतलब जो रिसर्च साबित करेगी आपने तो वही लिखना है, अपने माइंड से थोड़ी लिख देना है। तो रिसर्च क्वेश्चन इस तरह से बनाना है जो इंटरोगेटिव फॉर्म होती है ना,
सवालिया फ़िक्रे जिस तरह बनाते हैं उस फॉर्म में हम बनाते हैं। उसके बाद है मेथडोलॉजी। मेथडोलॉजी वो है जिस तरीके से आपने अपनी रिसर्च करनी है, आपकी पॉपुलेशन क्या है, आपने पॉपुलेशन स्टूडेंट्स ली है और स्टूडेंट्स तो पूरी दुनिया के हैं, लेकिन उसमें से आपने सैंपल भी लेना है। सैंपल ये है कि मैंने भाई पूरी दुनिया के स्टूडेंट नहीं लेने, पूरी सियालकोट के स्टूडेंट नहीं लेने, मैंने सिर्फ 50, 100, 150 इस तरह से स्टूडेंट्स लेने, या आपने सैंपल साइज लिख देना। फिर आप मेथडोलॉजी में लिखते हैं कि मैंने किस तरह से सैंपल लेना है, क्या जो भी मुझे स्टूडेंट अवेलेबल होगा उससे फिल करवाना है या खास खास स्टूडेंट से मैं फिल करवाऊंगा। मतलब रैंडम सैम्पलिंग होगी, कन्वीनियंट सैम्पलिंग होगी, पर्पसिव सैम्पलिंग होगी, कौन सी टेक्निक आप यूज़ करेंगे, तो उस टेक्निक के मुताबिक आप सैंपल को इकट्ठा करते हैं, आप पार्टिसिपेंट को सिलेक्ट करते हैं। तो कन्वीनियंट सैम्पलिंग ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं। ये ऐसी टेक्निक है जिससे जो भी आपको मिल जाए ना इजीली, आप उससे अपना रिसर्च क्वेश्चन, वो क्वेश्चन या स्पेल आप फिल करवा लेते हैं। आपको फिर भागना नहीं पड़ता। मतलब आप किसी कॉलेज में गए हैं, तो जिस लेवल पे आप स्टडी कर रहे हैं उस लेवल पे कोई भी स्टूडेंट आपको मिल रहा है, आप उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरा ये क्वेश्चन ईयर फिल कर दें। तो इस तरह से वो होती है कन्वीनियंट सैम्पलिंग टेक्निक। उसके बाद है रेफरेंसेस। रेफरेंसेस जब आप लिखते हैं तो रेफरेंसेस एक होता है रिसर्च के अंदर लिखना, टेक्स्ट के अंदर लिखना, एक है सबसे एंड पर लिखना। तो दोनों में डिफरेंस है। सबसे पहले तो याद रखें, रेफरेंस जब भी आप रिसर्च में लिखेंगे, हमारे यहाँ जो रेफरेंस स्टाइल है वो है एपीए स्टाइल। अब एपीए स्टाइल जो है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, इस स्टाइल से आप वर्ड की फाइल जब बनाएंगे ना, सॉफ्टवेयर में जाएंगे एमएस वर्ड की फाइल में, तो आपको वहाँ पे ना एपीए, आपको बहुत से स्टाइल मिलेंगे, वहाँ पर एपीए स्टाइल भी लिखा होगा, तो उससे भी आप हेल्प ले सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूँ कि आप रिसर्च कर रहे हैं, आप लिख रहे हैं, तो आपने बताना है कि मैंने फला बंदे की रिसर्च की, जिसने, आप ये कह लें कि मैंने शाहिद खान जिसने 2018 में रिसर्च की है, मैंने उसकी रिसर्च का रेफरेंस देना। तो अब आप रेफरेंस कैसे लिखेंगे टेक्स्ट में, आपने ये नहीं लिख देना शाहिद खान और आगे लिख दिया 2018, नहीं, बल्कि आपने जो एंड वाला नाम है, लास्ट नेम, वो लिखना है। आप लिखेंगे खान और आगे ब्रैकेट में, स्मॉल ब्रैकेट में लिखेंगे 2018। इस तरह से रेफरेंस देते हैं। जैसे हमारी सीआर का नाम क्या है, ज़ैनब इफ्तिखार। अब इसका अगर रेफरेंस देना हो टेक्स्ट में, तो आपने पूरा नाम नहीं लिखना, आपने लिख देना है लास्ट नेम इफ्तिखार, और आगे जिस ईयर में रिसर्च की है वो स्मॉल ब्रैकेट में लिख दें। तो ये अंदर का है, इस तरह से पूरा एक स्टाइल। ये आपका आज का लेक्चर था शॉर्ट। इसमें किसी का कोई क्वेश्चन हो जहाँ से समझ नहीं आई वो मुझसे पूछ ले, ताकि हम इसके ऊपर अब डिस्कशन करें।